हेलो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आज पार्ट 2 में आज गिलफर्ड मॉडल, गार्डनर का और फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज मॉडल ऑफ कैटल, ये 3 चीज़ को आज पढ़ेंगे। गिलफर्ड का मॉडल बड़ा है इसलिए आज बस 3 ही थ्योरी को हम ले पाएंगे। तो गिलफर्ड मॉडल को स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहा जाता है। इसे आपका एक क्वेश्चन बनता है एसआई मॉडल। ये क्वेश्चन बनता है कि एसआई मॉडल क्या है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, या एसआई मॉडल इज गिवन बाय whom, ये भी पूछ सकता है। तो ये गिलफर्ड का एसआई मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बहुत अच्छा से नहीं बना है, लेकिन यही स्ट्रक्चर बना के गिलफर्ड ने इंटेलेक्ट के वेरियस डायमेंशंस को दिखाया है। उन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें एक साइड में ये है कंटेंट, दूसरे में प्रोडक्ट और तीसरे में ऑपरेशन है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो हर इंटेलेक्चुअल टास्क जो है, गिलफर्ड का कहना था कि हर इंटेलेक्चुअल टास्क जो है वो किसके हिसाब से क्लासिफाइड होता है, तो कंटेंट के हिसाब से, मेंटल ऑपरेशन उसमें जो इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से, और प्रोडक्ट जो हो रहा है उस ऑपरेशन से, वो प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन। तो जो भी मेंटल एक्टिविटी होती है उसका कंटेंट क्या है और उसमें कौन सा मेंटल या ऑपरेशन हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हमने पहले क्लास में बोला था कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी साथ साथ नहीं चलते हैं। एज आई हैव सेड कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर नॉट मूव टुगेदर। ओके, सो हम फिर से शुरू करते हैं। टुडे आई हैव ब्रॉट इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गिलफर्ड। गिलफर्ड का जो थ्योरी है उसे एसआई मॉडल कहा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which can be asked in net कि what is SI model, what is the full form of SI model. So it is structure intellect model given by Guilford. His time is 1967, 1985 and 1988. In these 3 years he has given his theory in a 3-dimensional form. So 3-dimensional structure of intellect model जो है वो ये है, एसआई मॉडल है। ये जो फिगर है, एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट। उसमें व्हाट आर द कंटेंट्स, कंटेंट क्या है, किस तरह का मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा है और किस तरह का प्रोडक्ट फिर क्रिएट हो रहा है। एज आई हैव सेड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी are not compulsorily available in each person, लेकिन he is the first person who has taken creativity and intelligence along with in same theory. So we will see कि how he has taken both the things. तो वो जो 3 operations उन्होंने बताया according to its क्या है, intellectual task को करने के लिए 3 स्टेजेस हैं। पहला कंटेंट, दूसरा ऑपरेशन एंड तीसरा प्रोडक्ट। सो वी विल सी वन बाय वन। कंटेंट ही हैज डिस्कस्ड इन कंटेंट। फर्स्ट, कंटेंट किस तरह का हो सकता है, इंटेलिजेंस को जांचने के लिए कंटेंट, इंटेलेक्चुअल टास्क किस तरह, उसमें किस तरह के कंटेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज विजुअल। विजुअल मीन्स विच वी कैन सी, सो दे कैन बी कलर, शेप, साइज, कुछ भी जो दिख रहा है दैट इज विजुअल, जो देखकर हम समझ रहे हैं। तो इंटेलेक्ट को क्लासिफाई किया गया है कंटेंट के अनुसार। पहला है विजुअल, जो कि इंक्लूड करता है कलर, शेप एंड साइज। सेकेंड इज ऑडिटरी। ऑडिटरी में म्यूजिक टोन्स आ सकते हैं, फोन कॉल्स आ सकते हैं, मतलब जो सुनकर आप काम करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी जिससे पता चलती है। थर्ड वन इज सिंबॉलिक। दीज ऑल आर
contents. Symbolic means letter, number, signs, whatever symbols we use. D is semantic. Semantic means words. So words related content हो सकते हैं. तो content क्या क्या हो सकता है? कलर, शेप, साइज, जो कि विजुअल के अंदर आएगा. फिर क्या कंटेंट हो सकता है? म्यूजिक, टोन, फोन कॉल्स, ऑल रिलेटेड टू साउंड्स, वेरियस टाइप ऑफ साउंड्स. सो दैट इज ऑडिटरी. Symbolic is related to letter, number, sign, symbols, various types of symbols we understand. Traffic signals, traffic signs, whatever you see and understand, that is the content. Okay, that is symbolic. You see the logo of the companies and you understand it is LG, it is SBI's logo, it is Airtel's logo. So that are symbolic. Okay. Next is semantic. In semantic we use words. And behavioral. Behavior, mood and traits of people. We understand the traits of people. He is very arrogant, he is very polite. So all these are traits and these are the contents. So when we understand a person according to his trait, then it is called behavioral intelligence. So it promotes behavior. Operations में we see operations cognition. ऑपरेशन में क्या क्या होता है? कॉग्निशन में होता है कि ऑपरेशन में एक्शन आ जाता है. सो कॉग्निशन, अवेयरनेस इन फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स. अवेयरनेस, आपको किसी चीज का अवेयर, आप कितने अवेयर हो, कितने जागरूक हो, कितने, ये कॉग्निशन हुआ. सो और ये इन फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत फॉर्म्स होता है. लैंड का कंटूर्स देखते हैं, कहीं पर ये होता है, माउंटेन होता है, कहीं पर वैलीज होता है, कहीं पर प्लेन होता है. सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स. सो इट इज कॉग्निशन, इट कम्स अंडर कॉग्निशन. Second is memory retention. Memory retention and memory recording are taken jointly. So it is recall, span of memory. It is recall means कि whenever you are asked to answer anything, so then you are supposed to recall who made Taj Mahal. Such questions. So you recall your knowledge. From your knowledge and you answer that Shah Jahan has made Taj Mahal. So this is called memory retention. So span of time, कितने लंबे समय तक आपको याद रहता है कोई चीज़ आप पढ़ाई की याद करते हो, फिर उसको आप याद रखते हो कि सही समय पर आप उसको साइट कर सकोगे. Whenever some discussion is going on, you can cite the examples or cite the context from your memory. So that is called memory retention. And memory recording, also recognition of previous learned things. So आप जो पहले सीखा उसको आप recording, का memory recording का मतलब होता है कि whatever you have learned previously, you are applying that knowledge in present situation. So that is memory retention and memory recording. It includes this. So it is also a intelligent activity. This is divergent thinking. Divergent thinking means ideas. किसी भी टॉपिक पे बहुत सारे ideas. Brainstorming, fluency. So what is brainstorming? Brainstorming is a technique of collecting ideas. So whenever in companies, in classroom, teachers also use, companies or managers use, when there is any problem, they throw the problem before their employee. Teacher throw the problem of maths or any topic in the classroom and tell the students or tell the employees to solve this, and or tell them to give their ideas, and every idea is collected, every idea is noted and collected. था ही नहीं ना, इसमें क्लास हो रहा था, इसमें रिकॉर्डिंग
Every idea is production. Divergent production includes ideas and brainstorming and fluency. So what happens in brainstorming? बहुत सारे कंपनीज होते हैं, टीचर्स भी इसको यूज करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम को थ्रो कर देना क्लासरूम में या कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में, सो दैट दे कैन गिव देयर आइडियाज ऑन दैट प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. So there can be many answers or many types of solutions come, or every idea is noted down. Then the most prominent idea or most suitable idea is selected. So every idea is respected in brainstorming. So it is called divergent production. Okay, इसमें बहुत सारे ideas आते हैं, सबको select करके और उनसे फिर सबसे जो उपयोगी idea होता है इसको collect किया जाता है. Then it is convergent thinking. Convergent production means diverse object जो भी है, बहुत सारे जिसके ऑप्शंस हैं उसको उसमें से एक स्पेसिफिक मोस्ट सुटेबल आइडिया जिसको चुनते हैं, स्पेसिफिक आंसर को लाना, सिंगल स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट आंसर को चुनना इज कॉल्ड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन. Then it is evaluation. Evaluation क्या है? It is the process of comparing the product of information with unknown information with known information. नया information कुछ मिल रहा है, उसको हम अपने known information के साथ compare करते हैं और उसको evaluate करते हैं how beneficial और how important it is. Next is products. हमने content देख लिया, कंटेंट यहाँ पर है इनका. ऑपरेशंस देख लिया, ये ऑपरेशंस. अब प्रोडक्ट्स की ओर जा रहे हैं. 3 डायमेंशनल है, इधर ये है, फिर ये नीचे की साइड में है. तो यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट्स? सेग्रीगेटेड होल इन फिलिंग इन इनकम्प्लीट वर्ड्स. सेग्रीगेटेड होल जो है, अलग अलग किसी चीज को देखना, सेग्रीगेट करके देन उसको पूरा करना या कंपाइल करना. तो हर यूनिट्स को अलग अलग देखना. जैसे कोई इनकम्प्लीट वर्ड्स है उसको पूरा करना, दैट इज नोन एज यूनिट्स. देन क्लासेस, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ कॉमन प्रॉपर्टी. एक वर्गीकरण जिसको करते हैं, क्लासिफिकेशन करना. इट इज ऑल्सो ए इंटेलिजेंट एक्टिविटी. सो सिमिलर प्रोडक्ट्स आर पुट इन वन क्लास एंड दिस सिमिलर प्रोडक्ट्स आर retrenched or segregated. Relations, some kind of connection between two things. So it is very easy to know कि कोई भी चीज का 2 नंबर्स है, उसमें suppose 10 and 15, we have to say which is greater. So we can say that 15 is greater than 10. So ये relation बता रहा है. या फिर which is smaller. So 10 is smaller than 15. So it is same. or so greater and smaller ideas भी relations को बताना, big and small इस तरह का, how the two things are connected ये भी बताना. ये प्रोडक्ट हुआ, आप किसी चीज का रिजल्ट बता रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंज, रिवीजन, हाउ वुड समथिंग लुक इफ इट वेयर चेंज. ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज का करना या उसके बारे में बताना, आइडिया देना. इट इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी. देन इट इज इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशंस मीन्स एबिलिटी टू प्लान अहेड. कोई भी चीज के लिए आगे प्लानिंग करना, दैट इज नोन एज इम्प्लीकेशन. जैसे आप इंटेलिजेंट का थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और इसका प्लान कर रहे हैं, आप क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू अपीयर इन एग्जाम्स. तो इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 5, 6 and 5. So we multiply all the factors. He multiplied, Guilford multiplied and said that there are 150 factors. Now what he says about these factors? He says that 150 factors जो आए 5, 6 and 5 को multiply करने से
इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं कि ऑल मेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का जो मेंटल प्रोसेस चलता है, जो मानसिक प्रक्रिया चलती है, उसमें एटलीस्ट वन फैक्टर तीनों से होता है। कोई भी आप काम करते हैं तो या तो वो विजुअल होता है, या तो ऑडिटरी, या सिंबॉलिक, या सिमेंटिक, या बिहेवियरल होता है। फिर उसमें या तो कॉग्निशन होता है, या मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, या डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट प्रोडक्ट, या इवैल्यूएशन होता है। इसके अलावा यूनिट, क्लासेस, रिटेंशन, इम्प्लीकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनका कहना है कि एक फैक्टर हर ग्रुप से होता ही होता है। ईच कैटेगरी, 3 कैटेगरी जो है कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट में से है, वो एक ना एक फैक्टर हमें, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मेंटल प्रोसेस होता है उसमें इन तीनों से एक एक फैक्टर तो रहता ही है। किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में, जब भी आप कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये 3 कैटेगरी में से एक फैक्टर जरूर होता है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल। इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज ये ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को लेकर चलता है। जितना भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एस्पेक्ट है, कंटेंट, ऑपरेशन, बिहेवियर में आप देख लीजिए, सारा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड किया हुआ है। सो इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। इट इज द ओनली मॉडल विच considers creativity. Creativity is divergent thinking. Okay, creative people have divergent thinking. They have many ideas. So creativity along with convergent thinking, that is intelligence. So it is the only theory which takes into consideration both convergent thinking and divergent thinking simultaneously. What does it mean? It considers creativity and intelligence side by side or along with or together. It takes together. Okay, so this is all about Guilford's theory, जिसमें कि 3 डायमेंशन है, कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। और उनका मानना है कि किसी भी इंटेलिजेंट एक्टिविटी में इन तीनों डायमेंशन से एक एक फैक्टर जरूर मौजूद रहता है। ज़्यादा हो सकता है, बट ये हर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में तीनों डायमेंशन के एक एक फैक्टर तो रहते ही हैं। और ये चूँकि बहुत ही प्रभावी और समग्रता को लिए हुए है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, एंड क्रिएटिविटी विच इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, दोनों को साथ लेकर चलता है। तो और ये जो डायग्राम है, ये एसआई मॉडल का डायग्राम कहलाता है। एसआई मॉडल का डायग्राम, एसआई मॉडल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। सो ये गिलफर्ड का दिया हुआ है। अब हम देखते हैं गार्डनर की थ्योरी। इट इज वेरी सिंपल। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी गिवन बाय हावर्ड गार्डनर in his book Frame of Mind 1983. This is also an important question कि whose book is Frame of Mind, or what is the name of Howard Gardner's book. So you have to remember the name Frame of Mind, in which he has given multiple intelligence theory, the theory of multiple intelligence. It states 8 types of intelligence, but later on he has added one more type of intelligence, that is spiritual. So let us see. It is very simple. It is easy to remember. It first is linguistic. It is spoken and written language skill. How you speak, how you write language, or how you speak, the words you choose. So it is called linguistic intelligence. The people who speak well are full of linguistic intelligence. Logical, mathematical. This is number skills. It is associated with mathematicians. It is linguistic skill, author, orator, poet, ये सब हुए लिंग्विस्टिक स्किल वाले, जिनके पास ये होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज फाउंडेड विथ मैथमेटिशियंस, engineers,
स्टैटिस्टिशियंस, ये सारे लोग के पास लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल होता है, इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि वो नंबर स्किल उनके पास होता है। थर्ड इज म्यूजिकल स्किल, जो कि म्यूजिक को परफॉर्म करते हैं या कंपोज करते हैं। दे हैव द नॉलेज ऑफ म्यूजिकल नोट्स एंड दे परफॉर्म और कंपोज म्यूजिक और राइट म्यूजिक, सो प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो people with such type of intelligence have musical intelligence. So musical intelligence is also a type of multiple intelligence. Special intelligence का मतलब स्पेस को अंडरस्टैंड करना, स्पेस को मैनेज करना, या एबिलिटी टू इवेल्युएट एंड एनालाइज द विजुअल वर्ल्ड। जो दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं, जो स्पेस दिख रहा है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। सो ये होता है, ये आर्किटेक्ट के पास होता है इंटेलिजेंस, ये वाला स्पेस इंजीनियर्स के पास होता है इस तरह का, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक, क्योंकि डांसर्स होते हैं जिनके एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनकी मुद्राएं होती हैं, जो अपने आप के एक्सप्रेशन से और अपने भावों से अपनी बात को कहते हैं, दैट इज नोन एज बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं, एथलेटिक्स वाले भी होते हैं। तो ये सारे लोग जो होते हैं, इनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट वो जिम्नास्ट जो होते हैं, स्विमर्स, ये ऑल पीपुल हैव बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मीन्स हाउ यू अंडरस्टैंड अदर्स, हाउ यू कंसीडर अदर्स। एक दूसरे के साथ किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल। It is related to other persons. When you behave with others, your interpersonal skill intelligence is visual, what people can see. Intrapersonal means skill in understanding self. अपने आप को आप कितना सही आकलन करते हैं, अपना खुद को कैसे इवेल्युएट करते हैं, अपनी कमियों को आप समझ पाते हैं कि नहीं, या खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। जो व्यक्ति में ये सेंस होता है, दैट person is said to be having intrapersonal intelligence. नेचर, जो लोग नेचर को समझते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं, पर्यावरण को समझते हैं, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए कंसर्न रखते हैं, दे आर कॉल्ड इंटेलिजेंस। देयर इंटेलिजेंस इज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड के प्रति कंसर्न रखने वाले का इंटेलिजेंस को नेचर इंटेलिजेंस कहते हैं। ये इन्होंने नया जोड़ा, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो कि इस दुनिया से अलग। ये एनवायरमेंटलिस्ट लोग होते हैं इसमें, एनवायरमेंटलिस्ट, नेचुरल इंटेलिजेंस जिसमें होता है। और इंट्रापर्सनल जो सेल्फ को समझते हैं, उसमें कौन से लोग आते हैं बताइए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसमें पाया जाता है? ये लोग सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन्स होते हैं। स्पिरिचुअल होता है जिसमें कि फिलोसोफर, सन्यासी, ये लोग होते हैं जो दूसरे मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, दूसरे वर्ल्ड की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। सो दे हैव स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। सो ये गार्डनर का 8 दिया हुआ था, 9th नंबर का इंटेलिजेंस बाद में जोड़ा गया। सो इट इज लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचर एंड स्पिरिचुअल। देन इट कम्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये रेमंड कैटल के द्वारा दिया गया था। रेमंड कैटल ने अपने स्टूडेंट जॉन हॉर्न के साथ मिलकर ये थ्योरी दिया था, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को। इसे कैटल हॉर्न थ्योरी भी कहा जाता है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, कैटल हॉर्न थ्योरी। सो हु इज हॉर्न? या
सो या cattle horn theory is given by whom, या which theory has been given by cattle and horn. तो ये फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का थ्योरी इन्होंने दिया. फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस स्पेसिफिक प्रैक्टिस. मतलब ये एबिलिटी क्या है कि आप कोई भी अमूर्त चिंतन करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, लर्निंग से ये इंडिपेंडेंट होता है. ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है. जैसे कोई आप पजल को सॉल्व कर देते हैं या रूबिक क्यूब्स को आप अरेंज कर देते हैं, तो इसमें कोई लर्निंग नहीं होती है. बिना लर्निंग के आप में ये इंटेलिजेंस होता है, जिसे हम फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं. मतलब कि प्रीवियस कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, और लेकिन ये एबिलिटी टू थिंक है और रीजन एब्स्ट्रैक्ट रूप में आपका होता है कि सोच के आप उस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं. जैसे पजल सॉल्व करना, ये हुआ फ्लूइड इंटेलिजेंस. एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है? जो कि आपके प्रीवियस नॉलेज से या पहले की लर्निंग से आता है, उसे हम क्रिस्टलाइज्ड नॉलेज कहते हैं. ये पास्ट एक्सपीरियंस से आता है. जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, हमारा क्रिस्टलाइज्ड नॉलेज बढ़ता जाता है. जैसे वोकेबलरी, हमारा वर्ड पावर बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता चला जाता है, क्योंकि हम यूज करते हैं, सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं और जानते हैं. इसका एग्जाम्पल हम दोनों का बताते हैं आपको, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है कि आप स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए. उसके लिए आपको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, जो आपको मतलब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपको फॉर्मूला को याद करने में मदद करता है, और फ्लूइड इंटेलिजेंस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. फिर एक पार्ट कल या परसों थर्ड पार्ट में हम लोग इसके आगे के थ्योरीज को जानेंगे. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.